नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज सर्वप्रथम सामाजिक न्याय के पुराधाओं ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन करता हूँ। 28 अक्टूबर 2019 को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो ओबीसी रिजर्वेशन के संबंध में अपलोड किया। 1.25 वर्ष की अवधि में जो मैंने अनुभव किया कि देश के असंख्य राज्यों, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहीं से भी हों, हजारों लोगों ने प्रमाण पत्र में बनाने में हो रही कठिनाइयों की चर्चा की। मैंने महत्वपूर्ण पत्रों की प्रतियां व्हाट्सएप पर कैंडिडेट्स को भेजी और मुझे खुशी है कि सैकड़ों लोगों की समस्याओं का मैंने समाधान किया इस अवधि में। परंतु मैं यह कहना चाहूँगा कि विगत 27-28 वर्षों में, जब 1993 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, उस समय से लेकर अभी तक इतनी लंबी अवधि में भी ज़्यादातर राज्यों में बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, जिनका निराकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके स्तर पर होना आवश्यक है। और इसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के जो हमारे माननीय सांसद और विधायकगण हैं पूरे देश के, वो अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग के लाखों करोड़ों युवक युवतियों के हित में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं महत्वपूर्ण प्रावधानों की चर्चा कर दे रहा हूँ और उसके बाद जो कन्फ्यूजन्स हैं उसकी मैं चर्चा करूँगा। जो प्रावधान हैं, डीओपीटी का जो ऑफिस मेमोरेंडम है ओरिजिनल, जिससे रिजर्वेशन लागू हुआ, मेमो नंबर 3601/22/93 एस्टेब्लिशमेंट विदिन ब्रैकेट SCT डेटेड 8/9/1993 में शेड्यूल के रोमन 6 में इनकम टेस्ट के अनुसार वैसे पुत्र पुत्रियों जिनके माता पिता की वार्षिक आय लगातार 3 वर्षों तक 1 लाख, जो अभी 8 लाख है, से अधिक नहीं हो, और ये इनकम होगा अदर सोर्सेस ऑफ इनकम। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि इनकम में सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड के इनकम को नहीं जोड़ा जाना है। डीओपीटी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36033/5/2004 एस्टेब्लिशमेंट विदिन ब्रैकेट रिजर्वेशन डेटेड 14/10/2004 के क्लॉज 8 में स्पष्ट किया गया है कि स्टेटस और इनकम सिर्फ पेरेंट्स का, न कि फैमिली का लिया जाना है, और इनकम वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम का ही कंसीडर होना है। कैंडिडेट का या उनके स्पाउस का स्टेटस और इनकम नहीं देखा जाना है। फैमिली इनकम नहीं, सिर्फ पेरेंट्स इनकम जोड़ा जाना है, वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम का। सैलरी और एग्रीकल्चर को किसी भी हाल में नहीं जोड़ा जाना है। अदर सोर्सेस ऑफ इनकम होगा मकान किराया, नर्सिंग होम, बिजनेस, प्रोफेशन इत्यादि से इनकम। 1993 के पत्र के शेड्यूल 2B में प्रावधान है कि यदि माता पिता दोनों डायरेक्ट ग्रुप B/क्लास 2 अफसर हैं, अथवा सिर्फ पति अर्थात कैंडिडेट का फादर ग्रुप B/क्लास 2 अफसर डायरेक्टेड रिक्रूटेड है और उनकी उम्र 40 वर्ष तक में वे क्लास 1 में प्रमोट हो जाते हैं, तब वो क्रीमी-लेयर माने जाएंगे और उनके बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। 2004 के पत्र के कॉलम 8 में स्पष्ट किया गया है कि ग्रुप C और D में अपॉइंटेड व्यक्ति यदि 40 वर्ष की उम्र तक ग्रुप A में प्रमोट हो जाते हैं तो भी उनके पुत्र पुत्रियों को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, वो नॉन क्रीमी लेयर ही माने जाएंगे। इस प्रावधान से बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोगों को और PSU को फ़ायदा होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज का ऑफिस मेमोरेंडम नंबर DPE-GM-0020/2014-GM-FTS-1740 डेटेड 25/10/2017 के अनुसार all executive level posts in CPSCs, that is board level executive and below board level executive, which are managerial level posts, will be considered as creamy layer। इसमें मेंशन नहीं किया गया कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट क्रीमी लेयर होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के द्वारा 17वीं लोकसभा की 2019-20 की रिपोर्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की
8वीं रिपोर्ट के रूप में जुलाई 2020 में संसद में पेश हुआ कि पेज नंबर 15/52 के सीरियल नंबर 11 में गवर्नमेंट का रिप्लाई अंकित है कि ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव लेवल पोस्ट्स वुड फॉल इनटू द कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर। डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 19/4/2017 वेलफेयर दिनांक 6/12/2017 के अनुसार PSUs, PFIs, PS बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 will be treated as equivalent to Group A in the Government of India and clerks and peons will be treated as equivalent to Group C। अब समस्याओं की मैं चर्चा कर रहा हूँ। समस्या है पहला कि सामान्य रूप से हर राज्य के कैंडिडेट्स का कहना है कि अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय, जन सेवा केंद्र और अनुमंडल कार्यालय में जाने पर वहाँ के जो बेसिक लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वह राजस्व कर्मचारी हों, लेखापाल हों, पटवारी हों, नायब तहसीलदार हों, अंचल निरीक्षक हों, तहसीलदार हों, अंचल अधिकारी हों, BDO हों या SDM हों, वे कहते हैं कि सभी सदस्यों के इनकम परिवार के जोड़े जाएंगे, चाहे वो वेतन से हो या एग्रीकल्चर इनकम से हो। ये कोई नहीं मानते कि 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम क्लियर कट कहता है कि एग्रीकल्चर और सैलरी को जोड़ा नहीं जाना है। दूसरी एक समस्या जिक्र कर रहा हूँ, बिहार के कैंडिडेट ने अंचल कार्यालय में प्रयोग में आने वाले आवेदन पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है। इसके साथ कैंडिडेट का शपथ पत्र लगा हुआ है फॉर्म रोमन 8। इसके कॉलम 3 1993 के प्रावधान के पूर्णतः विपरीत है। इसमें लिखा गया है कि मेरे माता और पिता में से कोई एक ग्रुप बी या क्लास 2 में नहीं है। होना चाहिए कि माता एवं पिता दोनों ग्रुप बी क्लास 2 नहीं है, अथवा मेरे पिता डायरेक्ट ग्रुप बी में हैं परंतु उनकी प्रोन्नति 40 वर्ष की उम्र तक ग्रुप बी में ए में नहीं हुई है। संभव है इस तरह का शपथ पत्र देश के अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भी लिया जा रहा हो। नेक्स्ट समस्या, झारखंड, छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में कोल इंडिया तथा अन्य PSUs के लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर कार्यरत एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चों को कहा जाता है कि हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के पत्र में यह नहीं लिखा गया है कि नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर कार्यरत एम्प्लॉय नॉन क्रीमी लेयर होंगे। चौथी समस्या मैं बतला रहा हूँ ओडिशा का। यहाँ के तहसील कार्यालयों में OBC के लिए जो प्रपत्र है उसके अंतिम पारा में कैंडिडेट के शपथ पत्र के ठीक ऊपर इनकम / वेल्थ कॉलम में लिखा गया है एनुअल फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस और विदिन ब्रैकेट है आश्चर्यजनक इंक्लूडिंग सैलरीज एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। यह पूर्णतः विपरीत है 1993 के प्रावधान के। होना चाहिए पेरेंट्स का इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड एग्रीकल्चर लैंड। पांचवी समस्या, मध्य प्रदेश के तहसील कार्यालय में OBC के लिए जो प्रपत्र है उसके पॉइंट 7 रोमन 1 में अंकित है सभी स्रोतों से परिवार की आय, और घनघोर आश्चर्यजनक है ब्रैकेट में लिखा हुआ है कृषि वेतन, जो किसी तरह का टर्म ही नहीं होता है एवं कृषि आय को छोड़कर। यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में कन्फ्यूजन है और लोग सैलरी को जोड़ते हैं कार्यालयों में। इसमें होना क्या चाहिए? इसमें होना चाहिए माता पिता की वार्षिक आय, ब्रैकेट में होना चाहिए वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर। मध्य प्रदेश के ही पॉइंट नंबर 7 रोमन 2 में है कि क्या आप करदाता हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है मांगने की। इसके कारण कन्फ्यूजन है कि जो टैक्स पेयी हैं उनको नहीं मिलेगा लाभ। छठी समस्या मैं पश्चिम बंगाल का रख रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में कैंडिडेट से शपथ पत्र फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से मांगा जाता है। यह कठिन प्रक्रिया है। बिहार में सेल्फ एफिडेविट लिया जाता है। पश्चिम बंगाल के 27/7/2015 का पत्र जो बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर से निकला हुआ है उसमें फैमिली इनकम की चर्चा है, यह गलत है। उसमें पेरेंट्स इनकम होना चाहिए और ब्रैकेट में सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर। इसी के कॉलम 5 में लिखा हुआ है नन ऑफ माई पेरेंट्स इज ए ग्रुप A क्लास 1 ऑफिसर। होना चाहिए नन ऑफ माई पेरेंट्स इज ए डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप A और क्लास 1 ऑफिसर और फादर डायरेक्टली रिक्रूटेड
ग्रुप बी और क्लास 2 promoted to ग्रुप ए ऑब्लिक क्लास 1 अप टू 40 years of age। कॉलम 6 में लिखा हुआ है नन ऑब्लिक ओनली वन ऑफ माई पेरेंट्स इज अ ग्रुप बी ऑब्लिक क्लास 2 ऑफिसर होना चाहिए। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी ऑब्लिक क्लास 2 ऑफिसर और माई फादर इज डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप बी ऑब्लिक क्लास 2 promoted टू ग्रुप ए ऑब्लिक क्लास 1 अप टू 40 years of age। अपने चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि आप इन सारे तथ्यों को, जो कन्फ्यूजन्स के तथ्य हैं, जो पिछड़े वर्ग के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो माननीय सांसद और माननीय विधायकगण हैं, उनके संज्ञान में लाएं और उनसे अनुरोध करें कि वे लिखित रूप से या मिलकर भारत सरकार और राज्य सरकार के एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को ये दें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, DOPT और राज्य सरकारों के कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग को कि जो भी कन्फ्यूजन्स के बिंदु हैं इस पर कैबिनेट से अप्रूवल लिया जाए या जो भी प्रक्रिया है उसे अपनाया जाए और पूरे देश में इसे सर्कुलेट किया जाए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यह भी अनुरोध करें कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, बेसिक लेवल, चाहे वो जन सेवा केंद्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर हों, कर राजस्व कर्मचारी हों, लेखपाल हों, पटवारी हों, CI हों, नायब तहसीलदार हों, CO हों, BDO हों, SDM हों, सभी को चरणवार ट्रेनिंग दी जाए और केंद्र सरकार के सारे प्रावधानों से और सभी राज्य सरकारों के सभी महत्वपूर्ण पत्रों से उन्हें अवगत कराया जाए इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ताकि कम से कम सैलरी, एग्रीकल्चर इनकम या इत्यादि का कन्फ्यूजन दूर हो और जो भी कन्फ्यूजन के बिंदु हों समाप्त हों और लोगों को फ़ायदा हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।